So nuclear chemistry. See, these two words have very little connection between each other. Why? Because न्यूक्लियस ऐसी चीज़ है जिसमें वेरी हाई एनर्जी के डोमेन्स होते हैं जिसका केमिस्ट्री से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता है, जबकि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें एटम इन्वॉल्व होता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे तो न्यूक्लियस और केमिस्ट्री में ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको इसलिए लिंक किया गया है कि जितनी न्यूक्लियर की पढ़ाई हम केमिस्ट्री में करते हैं, सो दैट इज़ पार्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आप ये चीज़ फिजिक्स में भी पढ़ते हो इन द टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, राइट। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता क्या है, तो आइए सबसे पहले न्यूक्लियर शब्द को समझिए। न्यूक्लियर शब्द में एक काम कीजिए, इसके जो शुरू के दो अक्षर हैं उन्हें पलट दीजिए, इट विल बिकम अनक्लियर। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियस ज़्यादा क्लियर नहीं है साइंटिस्ट को। मुझे याद है हमारे प्रोफेसर HC वर्मा IIT कानपुर में, वो भी न्यूक्लियर साइंस के ही प्रोफेसर हैं। हालांकि अब तो वो रिटायर हो गए हैं, बट हमें वो दिन याद है जब वो हमारे साथ डिस्कशन किया करते थे एंड वी यूज टू शेयर सो मैनी आइडियाज़। खैर ये कहानी हम कभी और देखेंगे। फिलहाल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देर आर टू थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। पहला कि जो न्यूक्लियस दुनिया में स्टेबल हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते, वो कौन है और कैसे पहचाने जाते हैं। और दूसरा डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यानी जो न्यूक्लियाई बदमाश हैं यानी स्टेबल नहीं है, तो वो कैसे स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। तो ये दोनों पढ़ाइयाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाएंगी, जिसमें न्यूक्लियस के डिके को नाम दिया जाएगा रेडियो एक्टिविटी, जो हम फिजिक्स में भी कभी कवर करते ही होंगे, राइट। नाउ लेट्स कम टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। साइंटिस्ट ने क्या किया, दुनिया भर के न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व किया, उनके न्यूट्रॉन्स के नंबर नोट डाउन किए, फिर उनके प्रोटॉन्स के नंबर नोट डाउन किए और उनमें एक ग्राफ बनाया। यहाँ न्यूट्रॉन के नंबर लिखे गए, दैट इज n, यहाँ प्रोटॉन्स के नंबर लिखे गए यानी कि z। और उन्होंने पाया देर आर न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस, यानी ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो, ये वो लाइन है जिसके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल हैं, राइट। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हो, ये वो लाइन है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो गई है। अब साइंटिस्ट ने पाया दुनिया में जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो इस दायरे में आते हैं जिसको ब्लू कलर से शेड किया गया है, दैट इज़ द स्टेबिलिटी जोन, राइट। और एक चीज़ और ऑब्जर्व की, जब तक न्यूक्लियस हल्के होते हैं तो आप ये पाएंगे उनमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं लगभग उतने ही न्यूट्रॉन्स भी उनमें होते हैं। और ये सिलसिला कैल्शियम तक चलता है। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसका मास नंबर 40 है। इसका मतलब उसमें 20 प्रोटॉन्स हैं और 20 न्यूट्रॉन्स हैं। बट कैल्शियम के आगे आने वाले न्यूक्लियस, यानी उससे जो भारी न्यूक्लियस हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप यूरेनियम को ले लीजिए, लेड को ले लीजिए, ये स्टेबल तो हैं बट इनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कई ज़्यादा हो जाती है। यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो 1.6, लगभग 1.6 तक पहुंच जाता है। तो इस दायरे में रहने वाले न्यूक्लियस कुछ नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, स्टेबल हैं। और इस दायरे से बाहर जो न्यूक्लियस हैं, जैसे कि रीजन 1 आप देख रहे हो, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, और रीजन 2 आप देख रहे हो, इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा है। यही है जो बदमाश न्यूक्लियाई हैं जो रेडियो एक्टिविटी करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ और देखिए, साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की एनर्जी को भी स्टडी किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स। एंड साइंटिस्ट प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मास नंबर, एंड दे फाउंड कि ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम को रीच करता है और उसके बाद ये थोड़ा घट जाता है और मैक्सिमम पर आयरन आता है। यानी साइंटिस्ट ने इसको ऐसे कहा कि जो न्यूक्लियाई आयरन से हल्के हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं और आयरन तक पहुंच सकते हैं, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाएगा। और जो न्यूक्लियाई आयरन से बड़े यानी भारी होते हैं वो टूट कर आयरन तक पहुंच सकते हैं, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे प्रोसेसेस हैं जो स्टार्स और सन और गैलेक्सीज में चल रहे होते हैं। और न्यूक्लियर फिशन ये हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या न्यूक्लियर बॉम्ब्स में अनफॉर्चुनेटली वहाँ देखते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, यूरेनियम एक भारी न्यूक्लियस है, तो वो स्टेबल बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है। तो इस तरह से इसमें एनर्जी का रिलीज होता है, जो आइंस्टीन की
E=mc² से डिफाइन की जाती है, और वहाँ पर मास के फ़र्क होने की वजह से प्रोडक्ट के मास और रिएक्टेंट के मास में प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम होता है, तो जितना मास घट जाता है वो डेल्टा m कहलाता है, जिसे मास डिफेक्ट कहते हो, और उसमें जब आप c² मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। बट ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में ज़्यादा डील नहीं करते, बट मैं एक डेटा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। अगर आप 1 AMU का मास चेंज करते हो तो करीब करीब 940 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ होगी। अब जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते वो करते क्या हैं, वो अपने अंदर से तरह तरह के पार्टिकल्स रिलीज़ करते रहते हैं, जिस रिलीज़ को नाम दिया गया है डीके। डीके का मतलब वो खुद को नष्ट कर लेंगे और दूसरे न्यूक्लियस में तब्दील हो जाएंगे, और जो बाकी बचा टुकड़ा होगा वो रिलीज़ होकर चला जाएगा। तो वो जो टुकड़े हैं वो ये हो सकते हैं, अल्फ़ा रिलीज़ हो सकता है, बीटा रिलीज़ हो सकता है, गामा जो एक फोटॉन है वो भी रिलीज़ हो सकता है, और एक नया पार्टिकल सुनिए पॉजिट्रॉन, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही होता है। आइए इनको डिटेल में देखें। अल्फ़ा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें हीलियम के न्यूक्लियस को रिलेट किया गया है, यानी हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हटा दें तो वो अल्फ़ा पार्टिकल बन जाता है। ये सवाल मुझे आज तक याद है क्योंकि ये मेरे खुद के जेई क्वेश्चन का हिस्सा था कि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम एटम होता है, नहीं, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसे 2He4 लिखा जाता है या 2α4। नीचे लिखा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऊपर लिखा गया है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तुरंत दूसरा देखिए बीटा। बीटा में मास 0 लिखा गया है, हालांकि उसका मास एग्जैक्टली 0 नहीं होता बट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन उसमें -1 चार्ज बता रहा है, वो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसे बीटा क्यों कहा गया, क्योंकि न्यूक्लियस से तेजी से निकल के आता है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया है बीटा। गामा आप देख रहे हैं, ना तो इसमें मास है ना ही इसमें चार्ज है, तो ये है एक फोटॉन, राइट, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप रिलेट करते हो और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी जानते हो, एक्स रेज अल्ट्रावायलेट रेज के बाद आने वाला पार्टिकल दैट इज गामा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल मान सकते हैं जिसमें प्लस चार्ज है लेकिन मास लगभग नेग्लिजिबल है, राइट। अब आप एक चीज़ देखिए, P स्टैंड्स फॉर पेरेंट न्यूक्लियस, Q स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट यानी कि डॉटर न्यूक्लियस, और बाकी रह गया एमिटेड पार्टिकल। तो इनके मास नंबर्स और इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आपस में तभी रिलेशन लिखा जा सकता है जब हमें ये पता हो कि एमिटेड पार्टिकल कौन है, राइट। यानी इससे आप चार्ज कंजर्वेशन और इससे आप मास कंजर्वेशन से रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एमिटेड पार्टिकल अल्फा है, तो 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, यानी जो A' है वो A से 4 AMU कम होगा, और जो Z' है वो Z से 2 चार्ज कम होगा। So this is the conservation relation. You can use this to write your products in your questions. दूसरा, अगर बीटा पार्टिकल है तो 0 ये बता रहा है A और A' में कोई फर्क नहीं होगा, यानी ये आइसोबार बनेगा, और Z' Z+1 होगा, यानी प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और न्यूक्लियॉन्स चेंज नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ ये हम थोड़ी देर में अभी देखने वाले हैं। अगर ये गामा है तो ना तो मास में कोई चेंज है ना ही चार्ज में कोई चेंज है, तो कभी कभी न्यूक्लियस अपनी एनर्जी चेंज करता है, मास चार्ज नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में वो गामा को रिलीज करता है, हाई एनर्जी फोटॉन, राइट। और अगर ये पॉजिट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन एमिशन, तो यू विल फाइंड A और A' सेम है, यानी अगेन एक आइसोबार है, और Z' Z से कम है, यानी प्रोटॉन घट गया है। ओके, एक और प्रोसेस है जो इन सब से रिलेटेड है बट पॉजिट्रॉन एमिशन से डायरेक्ट ताल्लुक रखता है, दैट इज कॉल्ड द के कैप्चर। के का यहाँ मतलब है के शेल, और कैप्चर यानी पकड़ लेना, और दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसका मतलब ये है, जब न्यूक्लियस के पास पॉजिट्रॉन एमिट करने का अवसर नहीं होता तो वो अपने पास वाली शेल का इलेक्ट्रॉन जब्त कर लेता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो पॉजिट्रॉन नहीं निकाल पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में वो इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा और वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को संभालेगा और बिल्कुल वही प्रोडक्ट देगा जो यहाँ हमें पॉजिट्रॉन से मिल रहा था, जो नीचे लिखा हुआ है, राइट। के शेल से निकला है ये पार्टिकल, तो इसलिए इसे के कैप्चर कहा गया है। अच्छा, इन प्रोसेसेस में फंडामेंटल काम क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, जब भी बीटा डिके होगा तो न्यूट्रॉन अपने आप को नष्ट करके एक प्रोटॉन बनाएगा जो न्यूक्लियस में रह जाएगा
और निकल जाएगा एक बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेसेस उन न्यूक्लियस द्वारा दिखाया जाएगा जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, यानी कहीं आप यहाँ मान सकते हो सेकेंड केस में। और उसी तरह से पॉजिट्रॉन एमिशन और के कैप्चर वो प्रोसेसेस हैं जिसमें प्रोटॉन नष्ट होगा, या तो वो अपने अंदर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकाल दे या वो एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहेगा, न्यूक्लियस बनेगा, सॉरी न्यूट्रॉन बनेगा इसमें। और ये वो न्यूक्लियाई करेंगे जिनमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, यानी n/p रेशियो कम है, यानी कि ये वाले, राइट। तो ये वो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जो इनसे लिंक किए जा सकते हैं। ये तो सारी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, यानी अपने आप होने वाली रेडियो एक्टिविटी। कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अच्छा, उसी से रिलेटेड एक प्रोसेस देखिए, बट पहले इसका रिप्रेजेंटेशन समझिए। आप देख रहे हैं P लिखा है, यहाँ Q लिखा है, ये है पेरेंट न्यूक्लियस यानी शुरू में जो था, ये है डॉटर न्यूक्लियस जो बाद में बना, ये एक्स वाई क्या है। तो ऐसा मानिए एक्स एक पार्टिकल है जो P से टकराएगा, कोलाइड करेगा, और Q के साथ साथ ये रिलीज हो जाएगा, यानी P इज द टारगेट, X इज द कोलाइडिंग पार्टिकल, Q इज द डॉटर यानी प्रोडक्ट, एंड Y इज द इजेक्टेड पार्टिकल। और यहाँ पर भी आप मास और चार्ज को बिल्कुल उसी तरह से बैलेंस कर सकते हो जैसे हम पहले कर रहे थे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर निरंतर गिरती रहती हैं, जिन्हें कॉस्मिक रेज भी कहते हैं। कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती, इनमें न्यूट्रॉन्स की स्ट्रीम होती है। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन से टकराते हैं। तो नाइट्रोजन से टकराएगा N, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो नाइट्रोजन से कोलाइड किया N। अब आप मासेस और चार्जेस को जोड़ लीजिए और प्रोडक्ट देखिए, एक प्रोटॉन पैदा होगा यानी P, और एक ऐसा कार्बन बनेगा जिसमें 14 न्यूक्लियॉन्स हैं। ये एक स्टेबल कार्बन नहीं है, ये 5770 ईयर्स के हाफ लाइफ यानी आधे समय से डिके होता चला जाता है। और यही वो कार्बन है जो हमारी वनस्पति और जीव जंतुओं में अंदर चला जाता है, और यही एक तरीका है कि हम किसी फॉसिल की एज निकाल सकते हैं, जो आप अपनी न्यूक्लियर साइंस में कभी पढ़ते हो, right? So this is so many things about radioactivity and nuclear stability. Hope this will help you build your concept. Thank you.